Aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We are doing chapter 5, which is Expansion and Consolidation of British Power in India. And in the last lecture, we were done with the Anglo-Mysore Wars, and today we will be beginning with the Anglo-Maratha struggle. But before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. Let's get started then. So what we would be dealing with in this lecture, पहले तो हम मराठास का rise देखेंगे, okay, and then we will be having a look at the Anglo-Maratha Wars, okay, and then we will also see the reasons for the decline of the Maratha Empire. So सबसे पहला question है आपका, let's have a look at the question. The question 1 is, despite being a formidable power, Marathas could not check the expansion of British power in India. Discuss in detail the three Anglo-Maratha wars which led to the fall of Maratha Empire. So the question is कि पावरफुल होने के बाद भी मराठा एम्पायर ब्रिटिश को रोक नहीं पाए इंडिया में एक्सपेंड करने से, एंड एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद उनका एम्पायर फॉल हो जाता है. ओके, लेट्स बिगिन. So you know the Mughals empire had started decline. ठीक है. So when it started declining, then Marathas were the only powerful people or the most powerful people who could claim to the declining empire and could claim their own power to the Delhi throne. Okay. So Mughal empire declined, and one of the staunchest and hardiest of the empire, that is the Maratha, they got a chance to rise in power and they controlled a large portion of the country. ओके, बहुत सारा इंडिया का एरिया इनके अंडर में था एंड इनको ट्रिब्यूट्स भी मिल रहे थे फ्रॉम द एरियाज नॉट डायरेक्टली अंडर देयर कंट्रोल. इफ यू रिमेंबर, we have already talked about the Chauth and Sardeshmukhi. So these were the taxes they used to collect from the non-Maratha lands, right? तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एरियाज क्या क्या है मराठा एम्पायर के अंडर में. सो दिस इज़ योर मराठा किंगडम. ये पीरियड है आपका 1664 से 1760 का. तो ये जितना भी पिंक एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल मराठा एम्पायर, एंड ये आप देख सकते हैं कि कितना लार्ज एरिया जो है मराठा एम्पायर के अंडर है. तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर फॉर द पावर इन इंडिया नाउ. ओके. नाउ बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी दे वर इन द लाहौर. ठीक है, लाहौर में है और ये सोच रहे हैं कि अब हम जो है नॉर्थ इंडियन एम्पायर, नॉर्थ इंडिया में हम अपना एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं और रूल कर सकते हैं. बट आपको याद होगा कि 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है एंड यहाँ पे इनकी डिफीट हो जाती है. कौन डिफीट करता है? अहमद शाह अब्दाली. तो अभी क्या इनकी पोजीशन थोड़ी सी इस टाइम पे वीक हो जाती है, लेकिन इवन आफ्टर दैट दे रीग्रुप्ड, रीगेन्ड देयर स्ट्रेंथ विद इन अ डिकेड. 10 सालों के अंदर अंदर खुद को वो फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं एंड काफ़ी बेटर पोजिशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंडिया में. दे अगेन गेन दैट स्ट्रेंथ. ओके, देन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बाजीराव वन की. The period is 1720 to 40 when he ruled. So he is considered the greatest of all the Peshwas. Remember this, इस पे तो आपने मूवी भी देखी होगी, right? So yeah, he is the main Peshwa, and he had started a confederacy of prominent Marathas. Confederacy is nothing but an alliance की group create कर लिया. किसका group create किया? Basically मराठा chiefs का. ठीक है, टू मैनेज द रैपिडली एक्सपेंडिंग मराठा पावर. अब आपने देखा कि कितने सारे एरियाज में उनका कंट्रोल है, तो इतने बड़े लार्ज एरिया को मेंटेन करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? पावर को अपनी डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अब आपके नजर आएंगे चीफ्स, मराठा चीफ्स. ठीक है, मराठा चीफ्स. सो एंड एक तो ये था कि उनको, ठीक है, अलायंस बनाना था, एक बड़ा एरिया कंट्रोल करना था, तो उन्होंने अलायंस क्रिएट किया. दूसरा, वो क्षत्रिय सेक्शन को भी अपीज करना चाहते थे मराठास के. अब मराठास जो हैं वो बेसिकली दैट इज पेशवा, जो रूल कर रहे हैं एक्चुअली में मराठा पावर में, जो है वो ब्राह्मण्स हैं. सो रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट दैट पेशवाज वर ब्राह्मण्स वेयर एज द जनरल मराठा पॉपुलेशन वॉज द क्षत्रिय. तो ये कुछ क्षत्रिय को भी थोड़ा सा अपीज करना चाहते थे. सो उन्होंने कॉन्फेडरेसीज, अलायंसेस बनाना शुरू किए. अब इस कॉन्फेडरेसी में, इस अलायंस में या ग्रुपिंग में क्या था? प्रोमिनेंट फैमिलीज थी. ठीक है, एक फैमिली है, उसका एक चीफ है,
ठीक है, और एक उसे एरिया दे दिया गया है कि ठीक है ये एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया ये अब आपके अंडर है, यहाँ पे आप रूल करो, एडमिनिस्टर करो एंड इसको गवर्न करो, ठीक है। विच ही वॉज सपोज्ड टू कॉन्कर एंड रूल, ठीक है, रूल करना था, लेकिन रूल तो आप कर रहे हो, लेकिन नाम किसका रहेगा, नाम रहेगा मराठा किंग शाहू का। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द किंग एंड द पेशवा, द बोथ दीज बोथ आर डिफरेंट डेजिग्नेशंस। किंग सुप्रीम है, ठीक है, हेड है, लेकिन ठीक है पेशवा इज द डी फैक्टर रूलर। हमने पहले भी देखा था कि एक्चुअल में रूल पेशवा कर रहा है, तो ज़्यादा पावर्स तो हैं वो पेशवा के पास ही हैं, लेकिन पेशवा अलग है और शाहू किंग अलग है। और पेशवा बेसिकली कुछ नहीं थे, वो आपके प्राइम मिनिस्टर, जैसे आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो ही सेम पावर होती थी उनके पास, एंड दे वर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द एम्पायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेशवा को किंग मत समझ लेना, ठीक है। तो क्या प्रोमिनेंट आपकी मराठा फैमिलीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी आपको याद रखनी है। सो द मराठा फैमिलीज विच एमर्ज्ड प्रोमिनेंट वर गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, ठीक है, भोंसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर एंड पेशवा ऑफ पूना। तो आपके इन ऑल 5 हैं, गायकवाड़ हैं, भोंसले हैं, होलकर हैं, सिंधिया हैं एंड पेशवा हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द मैप अगेन। नाउ दिस इज अगेन द मैप ऑफ द मराठा एम्पायर। यहाँ पे थोड़ा अब आपको दिख रहा होगा कि और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, बिकॉज वी हैव रीच्ड द ईयर 1758 का ये मैप है। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोमिनेंट फैमिलीज। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए पूना है, ठीक है, यहाँ पे आपके कौन रूल कर रहे हैं, यहाँ पे पेशवा रूल कर रहे हैं। कैसे याद रखना है, P फॉर पूना, P फॉर पेशवा। देन कम टू नागपुर, नागपुर में आपके रूल कर रहे हैं यहाँ पर भोंसले, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में मैं अप्रॉक्सीमेशन से बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके भोंसले रूल कर रहे हैं। फिर आप आ जाओ वडोदरा, दैट इज बड़ौदा ओनली, बड़ौदा का न्यू नेम है आपका वडोदरा। यहाँ पे आपके गायकवाड़ रूल कर रहे हैं, ठीक है, हियर यू हैव गायकवाड़, यहाँ पे आपके भोंसले थे, ठीक है, एंड ये पूना में आपके पेशवा थे। देन यू हैव योर सिंधिया, जो कि आपके ये ग्वालियर में है, ठीक है, यहाँ पे आपके सिंधिया रूल कर रहे हैं। एंड देन लास्ट इज योर होलकर्स, होलकर्स आपके रूल कर रहे हैं इंदौर में। ओके, सो ये बीच में सेंटर में आप देखोगे ये आपका इंदौर है और यहाँ पे आपके होलकर्स रूल कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं मैप में, ये 5 प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज हैं, कॉन्फेडरेसीज हैं। ओके, सो रिमेंबर दीज। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ बाजीराव 1 से लेके माधवराव 1, ये दोनों ही पेशवा हैं। इनके अंदर जितना भी रीन था, यहाँ पे बहुत कॉर्डली सभी पेशवा चीफ्स ने मिलके काम किया मराठा एम्पायर के साथ। लेकिन यू नो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में व्हेन दे गेट डिफीटेड, तो कुछ चेंजेस नज़र आते हैं हमको। यहाँ पे आफ्टर द डिफीट ऑफ पानीपत, ठीक है, माधवराव 1 की डेथ हो जाती है, पेशवा की डेथ हो जाती है। द ईयर इज 1772। तो अभी क्या है, कंट्रोल पेशवा का थोड़ा वीक पड़ जाता है ओवर द कॉन्फेडरेसी, ठीक है, जो बाकी के अलायंस हैं, चीफ हैं, उनके ऊपर इनका कंट्रोल थोड़ा वीक हो जाता है। तो कई बार तो ये चीफ्स यूनाइटेड होते थे, ठीक है, बट कई बार ये अगेंस्ट द ब्रिटिश एक तरफ यूनाइटेड भी होते थे, लेकिन इनके बीच में ही कई बार क्वारल्स चलते रहते थे। तो दिस वॉज द मेजर इशू आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव एंड द वीकनिंग ऑफ द पेशवाशिप, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी कि अब एंट्री कैसे होती है ब्रिटिश की या फिर इंग्लिश की इनटू द मराठा पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल, एज यू नो, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर चल रहा है, तो अब पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए फाइट होगी बिटवीन दी अदर रीजनल पावर्स एंड दी कंटेंडर्स। तो उसमें से एक जो फाइट हो रही थी हमने पहले ही देख लिया, मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर्स हमने देख लिया, बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी देख लिया जो बंगाल के साथ हुआ। तो अब वो दोनों सीन से अभी निकल गए हैं, अभी हम मराठाज और इंग्लिश के क्लैश की बात करेंगे। तो मराठाज और इंग्लिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो कॉज है इन कॉन्फ्लिक्ट्स का वो एक ही कॉज है, दैट वी कौन जो है इंडिया पे अब रूल करेगा प्राइमरली, ठीक है। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे इंग्लिश को समझ में आ गई है, दैट द डिवाइडेड हाउस ऑफ द मराठाज, क्योंकि मराठा एक प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड एम्पायर नहीं है, एक सिंगल एम्पायर नहीं है, वो डिवाइडेड है बिटवीन द चीफ्स, एज यू सॉ, जो 5 हमारी प्रोमिनेंट फैमिलीज थी, तो वो उसमें डिवाइडेड है। तो अभी इंग्लिश को लग रहा है, उनको एक यहाँ पे एक एडवांटेज नज़र आ रहा है, दैट वी कैन
स्ट्राइक टू दिस डिवाइडेड हाउस और हम यहाँ पे अपना एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट एनकरेज्ड द इंग्लिश टू होप फॉर द सक्सेस इन देयर वेंचर. ठीक है. एंड देन इंग्लिश इन द बॉम्बे वांटेड टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है. ऑलरेडी वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाला रीजन इनके अंडर में आ गया आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है. तो अब वही उनके एस्पिरेशंस और ड्रीम्स जो हैं वो यहाँ पे बॉम्बे में पूरा करना चाहते हैं. यहाँ पे भी वो सेम लाइंस पे गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहते हैं. ठीक है. तो समझ में आ गया इंग्लिश की क्यों एंट्री हो रही है मराठा पॉलिटिक्स में. अब स्टार्ट होते हैं आपके एंग्लो मराठा वॉर्स. ठीक है. तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है आपका. द पीरियड इज 1775 टू 82. ठीक है. बैकग्राउंड क्या है, माधवराव जी की डेथ हो चुकी है आपने देखा. अब इनके एक ब्रदर हैं जिनका नाम है नारायण राव. ये बनेंगे आपके 5th पेशवा. इनको बनना था 5th पेशवा, लेकिन होता क्या है, नारायण राव के एक अंकल हैं, द नेम इज रघुनाथ राव, और ये नारायण राव को मरवा देते हैं. ही गेट्स हिज नेफ्यू असैसिनेटेड. ओके. एंड खुद को डिक्लेयर कर लेते हैं क्या, द नेक्स्ट पेशवा, जबकि वो लीगल हायर नहीं है इस थ्रोन के. सो रिमेंबर. ठीक है. माधव राव के बाद रघुनाथ राव खुद को नया पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं, बट ही इज नॉट लीगली द पेशवा. ओके. अब नारायण राव जिसकी डेथ हो गई, जिसको रघुनाथ राव ने मरवा दिया है, उनकी एक विडो है, वाइफ है उनकी. ठीक है. उनका एक बेटा है, वाइफ का नाम है गंगाबाई, एंड उनका एक बेटा है जिसका वो नाम रखते हैं सवाई माधवराव. सवाई दैट इज 1 1/4. तो देखा जाए तो उनका बेटा लीगली नेक्स्ट पेशवा होगा. एग्रीड. यस. तो एक कॉन्फिडरेसी है 12 मराठा चीफ्स की, जिसको बोला गया 12 भाई. ठीक है. रिमेंबर दिस. ठीक है. ये ग्रुप है, 12 भाई का ग्रुप है, 12 मराठा चीफ्स हैं, और इसको लीड करते हैं नाना फडणवीस. अब नाना फडणवीस को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. ये पूरे ग्रुप को ये लीड कर रहे हैं, और वो एफर्ट करते हैं कि हम किसी तरीके से ये जो चाइल्ड है, ये जो इन्फेंट है, इसको न्यू पेशवा डिक्लेयर कर दें और उसकी जगह पे हम उसके बिहाफ पे रूल कर लेंगे. ठीक है. ऐसा नाना फडणवीस चाहते हैं. ओके. स्टोरी समझ में आ रही है. ठीक है. ये बैकग्राउंड देखा हमने. देन अब आते हैं रोल में आपके ट्रीटीज ऑफ सूरत एंड पुरंदर. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. अब क्या होगा. अब रघुनाथ तो इतना इजीली अपनी पोजीशन नहीं देंगे, अपने पेशवा शिप को नहीं छोड़ेंगे वो. तो वो जाते हैं इंग्लिश के पास. ठीक है. इंग्लिश के पास पहुंच जाते हैं. इंग्लिश बॉम्बे में है अभी. ठीक है. और उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये देखिए अभी वॉर से पहले ही ट्रीटी साइन हो रही है. किसके बीच में साइन हो रही है, रघुनाथ राव है एक तरफ और एक तरफ है आपके इंग्लिश. कब साइन हुई है, 1775 में. ईयर इज इंपॉर्टेंट. इस ट्रीटी के अंडर क्या डिसाइड होता है कि रघुनाथ राव कुछ टेरिटरीज दे देंगे. कौन सी टेरिटरीज दे देंगे इंग्लिश को, एक है आपका सालसेट और एक ये बसीन. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट दोनों रीजन से याद रखना है. मैप में खुद मार्क कीजिएगा. ये महाराष्ट्र में जो आपका ये कोस्टल वाला रीजन है. ठीक है. वहाँ पे ये दोनों एरियाज हैं आपके, बेसिकली आइलैंड्स हैं आपके. ठीक है. सो या ये जो दोनों रीजन्स हैं, ये बात की जाती है कि ये इंग्लिश को चले जाएंगे along with a portion of the revenues from the सूरत एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट्स. इसके साथ साथ सूरत का और भरूच का रेवेन्यू भी इंग्लिश को जाएगा, और इसके बदले में इंग्लिश सिर्फ रघुनाथ राव को कुछ सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे, सो दैट अगर इन फ्यूचर उसको फाइट करने की जरूरत पड़ी तो ही कुड फाइट विद दी मराठा चीफ्स. ओके. ठीक है. नाउ कम्स इन टू रोल द ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल. अब ये ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल बेसिकली इंग्लिश का ही काउंसिल है, लेकिन कहाँ, कैलकटा में बैठा हुआ है ये काउंसिल. ठीक है. ये इनको पसंद नहीं आता है ये ट्रीटी ऑफ सूरत जो इंग्लिश रघुनाथ राव के साथ साइन कर लेते हैं. ठीक है. ये इसको कंडेम्ड करते हैं और भेजते हैं एक कॉलोनल अपटन करके. डोंट हैव टू रिमेंबर. ठीक है. बस इतना याद रखना है कि ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल ने इसको कंडेम्ड किया, और ये भेजते हैं इस पर्सन को कि आप ये ट्रीटी जो है इसको एन्यूल करो, ख़त्म करो. ठीक है. अब इस ट्रीटी की जगह फिर एक नई ट्रीटी की बात होती है, विच इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन द नेक्स्ट ईयर ओनली 1776. तो पहले ट्रीटी ऑफ सूरत आपकी साइन हुई. ठीक है. एंड देन द वेरी नेक्स्ट ईयर आपकी ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर. बट ये ट्रीटी ऑफ अलग साइन हो रही है. ठीक है. ये ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल वाली ट्रीटी है. किसके साथ साइन होती है, ये साइन होती है विद द रीजेंसी. रीजेंसी दैट इज जो मराठा चीफ्स 12 भाई बन गए थे, उनके साथ ये ट्रीटी साइन होती है.
और डिसाइड होता है कि रघुनाथ राव को हम उस पेशवा शिप से हटा देंगे। कोई ठीक है, प्रॉमिस कर दिया जाता है कि ठीक है आपको एक पेंशन दे दी जाएगी। ओके, नाउ बॉम्बे गवर्नमेंट दैट इज इंग्लिश की ही गवर्नमेंट जो बॉम्बे में है, वो इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं इस ट्रीटी को, एंड रघुनाथ राव को रिफ्यूज देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक तरफ है आपके इंग्लिश ही है, बट एक तरफ आपके बॉम्बे वाले इंग्लिश है और दूसरी तरफ आपका कैलकाटा काउंसिल। ठीक है, ओके, तो दोनों के साथ ही ट्रीटी साइन हुई है। नाउ 1777, हम एक साल और आगे आ गए, एक पूरे कंटिन्यूस ये चल रहे हैं इवेंट्स, तो ध्यान रखना है। नाना फडणवीस इस ट्रीटी को वायलेट कर देते हैं जो उन्होंने कैलकाटा काउंसिल के साथ साइन की थी। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कैसे वायलेट करते हैं? वो एक फ्रेंच को एक पोर्ट दे देते हैं, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पर एक पोर्ट फ्रेंच को दे देते हैं। तो अब ये इंग्लिश ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट बिकॉज फ्रेंच आर देयर राइवल्स। तो अब इंग्लिश रिटेलिएट करते हैं और एक फोर्स भेजते हैं टुवर्ड्स दी पूना। सो दिस वॉज योर बैकग्राउंड। वॉर होने से पहले ये सारे इवेंट्स हुए हैं और फिर ये रीजन्स बने आपके वॉर के। तो अब वॉर में क्या होता है, मराठा आर्मी में कौन फाइट कर रहा है, कौन लीडरशिप में है मराठा की तरफ से? महादजी सिंधिया, नेम, इनको महादजी शिंदे भी बोलते हैं। ठीक है, एंड व्हाट ही डिड, ही ल्योर्ड द इंग्लिश आर्मी इनटू द घाट्स, मतलब माउंटेन पासेस में किसी तरीके से उनको ल्योर करते हैं, बुलाते हैं। नियर तालेगांव एक एरिया है, ठीक है, एंड वहाँ पे इंग्लिश को ट्रैप कर लेते हैं फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड अटैक्ड देम। ठीक है, और उनके सप्लाई बेस को अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ ही इज फाइटिंग। एक तो उन्होंने सप्लाई बेस को अटैक कर दिया मराठास ने, प्लस ही इज यूजिंग अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर में क्या किया उन्होंने, एक तो सारे फार्मलैंड्स को बर्न कर दिया और सारे वेल्स को पॉइजन कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि एक तो पहली सप्लाई बेस को उन्होंने एक्वायर कर लिया, फिर वेल्स को भी पॉइजन कर दिया। तो सोल्जर्स को सरवाइव करने के लिए जो फूड चाहिए, वाटर चाहिए, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इंग्लिश की डिफीट होना यहाँ पे अब थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया है। तो अभी क्योंकि चारों तरफ से महाजी ने इनको सराउंड कर लिया है, तो अब फूड और वाटर की सप्लाईज भी इनकी खत्म हो गई हैं, तो इनको फाइनली फिर इंग्लिश को सरेंडर करना पड़ता है इन द ईयर 1779 और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। इस ट्रीटी में क्या होता है, बॉम्बे गवर्नमेंट फोर्सफुली, एक्चुअली इट इज फोर्स्ड to give away the territories acquired by the English since 1775. Very important. अच्छा, इस वॉर में इन सभी वॉर्स में हम बहुत सारी ट्रीटीज़ देखेंगे, तो आप क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो अब हम तीसरी ट्रीटी की बात कर रहे हैं विच इज़ योर ट्रीटी ऑफ वडगांव। ये वॉर में साइन होती है, वॉर के बाद साइन हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और ये किसके बीच में साइन हो रही है? बॉम्बे गवर्नमेंट, दैट इज इंग्लिश गवर्नमेंट ओनली, एंड द मराठास। एंड जितनी भी इंग्लिश ने मराठास की टेरिटरी 1775 के बाद एक्वायर की थी, वो सारी इनको वापस करनी पड़ती है। और एक इंपॉर्टेंट नेम नहीं भूलेंगे आप, महादजी सिंधिया, और क्या नहीं भूलेंगे, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहाँ यूज़ की गई? तो ये एंग्लो मराठा वॉर में, फर्स्ट मराठा वॉर में यूज़ की गई। अंडर हुम? अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी सिंधिया। ठीक है, यस। अब आते हैं हम एक और ट्रीटी पे विच इज़ योर ट्रीटी ऑफ सालबाई। इसमें क्या होता है, अभी क्या है कि पहला फेज स्ट्रगल का खत्म। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ द स्ट्रगल एंड्स। अब रोल में आएंगे आपके वॉरेन हास्टिंग्स। वॉरेन हास्टिंग्स इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दिस टाइम। ठीक है, याद रखना है। एंड इन्होंने ट्रीटी ऑफ वडगांव को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। मैं नहीं मानता, जो भी वडगांव में साइन हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। और उसके बाद ही क्या करते हैं, अहमदाबाद कैप्चर कर लेते हैं, बसीन को कैप्चर कर लेते हैं, ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और सिंधिया को भी सीप्री में देयर इज अ प्लेस, और वहाँ पे ये डिफीट कर दे। तो आप देख रहे हैं कितने सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया और एक मराठा चीफ को भी इन्होंने डिफीट कर दिया, विच इज बाय हुम? वॉरेन हास्टिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, गवर्नर जनरल है बंगाल के। ठीक है, ओके। नाउ अब एक नई ट्रीटी साइन होगी इसके बाद जो ट्रीटी साइन होगी दैट इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ सालबाई। ओके, इस ट्रीटी को हम बोलेंगे ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस ट्रीटी में क्या होता है, सिंधिया, ओके, द चीफ, वो प्रपोज करते हैं कि पेशवा और इंग्लिश के बीच में एक नई ट्रीटी हो जाए विच इज ट्रीटी ऑफ सालबाई इन द ईयर 1780
1782, हम पहुंच गए 1782 में। ठीक है, यहाँ पे इस ट्रीटी के अंडर पीस, एक दूसरे के साथ पीस की बात करते हैं कि हम आगे आने वाले 20 ईयर्स तक अब कोई फाइट नहीं करेंगे, वी विल बी लिविंग पीसफुली विद ईच अदर। लेट्स हैव अ लुक कि क्या टर्म्स थे इस ट्रीटी के। तो सबसे पहला आपका यही था कि सालसेट जो है वो इंग्लिश की ही पोजेशन में रहेगा, क्योंकि पहले ही इंग्लिश उसको एक्वायर कर चुके थे, राइट। सालसेट कब किया था? रघुनाथ राव जी ने दिया था इनको, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत के अंडर में। ठीक है, उसके बाद जितनी भी टेरिटरी इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद एक्वायर की थी, जिसमें बसीन भी था आपका, वो वापस मराठास के पास चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था टर्म ऑफ ट्रीटी? दैट इज इंग्लिश शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट टू रघुनाथ राव। इंग्लिश कोई भी सपोर्ट रघुनाथ राव को नहीं देंगे एंड उनको एक जस्ट मेंटेनेंस अलाउंस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश को वो सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे जो ट्रेड प्रिविलेजेस उनको पहले से मिल रहे थे। एंड पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन। इंग्लिश के अलावा वो किसी और को सपोर्ट नहीं करेंगे, दैट इज फ्रेंच को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड महाजी सिंधिया म्यूचुअल गारंटर होंगे इस ट्रीटी के ऑब्जर्वेंस के लिए। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। बहुत कुछ देखा हमने, 4 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज भी देखी, क्रोनोलॉजी यू हैव रिमेंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट कम्स योर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। हम पहुंच गए हैं इन द ईयर 1803 टू 1805। ठीक है, अभी बैकग्राउंड देखेंगे सबसे पहले। तो इस पीरियड में ये जो 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गई है आपकी, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपके पेशवा हैं माधवराव नारायण। ठीक है, ही कमिटेड सुसाइड 1795 में ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। और बाजीराव टू इनके सन हैं, बट ही इज वर्थलेस। ओके, एंड पेशवा ये बन जाते हैं। तो बाजीराव टू इस टाइम पे आपके पेशवा हैं। ठीक है, नाउ नाना फडणवीस इज नॉट लाइकिंग द बाजीराव टू, ही डजंट लाइक दिस न्यू पेशवा एट ऑल। एंड नाना फडणवीस इस टाइम पे आपके चीफ मिनिस्टर बन गए। नाना फडणवीस यू रिमेंबर ना, या जो 12 भाई थे तो उनकी लीडरशिप किसके हाथ में थी? नाना फडणवीस के हाथ में। नाउ मराठास के बीच में ये जो अब डिसेंशन, एक एनमिटी क्रिएट हो गई है खुद ही मराठास के ही बीच में, क्योंकि पेशवा और चीफ मिनिस्टर के बीच में एक एनमिटी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे इंग्लिश को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू इंटरवीन इन दी मराठा अफेयर्स, कि हम यहाँ पे इस हेटर्ड का हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक और मिस हैपनिंग होती है कि नाना फडणवीस की 1800 में ही डेथ हो जाती है। अब तो पूरी तरीके से ब्रिटिश को एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि नाना फडणवीस बचे थे जो उनको कहीं ना कहीं ऑपोजिशन दे पाते, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। और जो बाजीराव टू है, ही इज नॉट वर्थ। ओके, अब वॉर क्या होगा? वॉर में पेशवा ब्रूचुअली मर्डर द ब्रदर ऑफ जसवंत राव। ठीक है, यहाँ पे ही इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जस्ट एक स्टोरी देखेंगे वॉर की। ठीक है, नाउ अ फ्यूरियस जसवंत ही एरेड हिज फोर्सेज अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मीज ऑफ सिंधिया एंड बाजीराव। नाउ अच्छा, जसवंत राव है कौन आपके? ये आपके मिलिट्री लीडर हैं पेशवा एम्पायर के अंडर में। ठीक है, तो इनका मर्डर कर दिया जाता है। कौन करता है? पेशवा। अब जसवंत राव के ब्रदर का मर्डर कर दिया जाता है। एंड फिर जसवंत राव जो है अपनी फोर्सेस लेके आते हैं अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट दी सिंधिया एंड द बाजीराव टू। ठीक है, अब ये जो इनके बीच में ये कमोशन है, ये टर्मोइल है, ये 1802 तक चलता है। 1801 में स्टार्ट हुआ, पूरे 1 साल तक ये चला। जसवंत ने बिल्कुल डिफीट कर दिया पेशवा की आर्मीज को और सिंधिया को भी। कहाँ पे? हडपसर में। ठीक है, द प्लेस इज हडपसर, ये पूना के पास है। एंड वहाँ पे इन्होंने विनायक राव को, हु इज द सन ऑफ अमृत राव, यू डोंट हैव टू रिमेंबर अगेन, यू जस्ट सी द स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे पेशवा की सीट पे किसको बिठा दिया जाता है? विनायक राव को बिठा दिया जाता है। नाउ बाजीराव गेट्स रियली टेरिफाइड, ही गेट्स स्कैर्ड, बसीन चले जाते हैं, भाग जाते हैं। जहाँ पे 1802 में फिर से एक ट्रीटी साइन होती है इंग्लिश के साथ, विच इज बाय द नेम ऑफ ट्रीटी ऑफ बसीन। किसके बीच में साइन हुई है? बाजीराव एंड दी इंग्लिश। क्यों साइन हुई है? आपने स्टोरी देख ली सारी, जसवंत राव से लेकर विनायक राव तक। ठीक है, अब इस ट्रीटी के अंडर क्या है? ट्रीटी कब साइन हुई है? इज इंपॉर्टेंट, 1802। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या साइन हुआ है, दैट कंपनी को नेटिव इन्फेंट्री मिलेगी, सॉरी कंपनी जो है एक नेटिव इन्फेंट्री प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, किसको प्रोवाइड कराएगी, मराठास को प्रोवाइड कराएगी, एंड वही सारे वेपन्स होंगे उसमें, आर्टिलरी होगी, यूरोपियन आर्टिलरी होगी, मेन होंगे उसके साथ में, एक परमानेंटली स्टेशनड आर्मी होगी, किसकी टेरिटरीज में, मराठा की टेरिटरीज में। ओके, नेक्स्ट इसमें सिटी ऑफ सूरत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सूरत को सरेंडर कर दिया जाता है इस ट्रीटी के अंडर, किसको, इंग्लिश को, ठीक है। और साथ में जो मराठाज अभी तक चौथ कलेक्ट कर रहे थे, राइट, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा कलेक्ट करना, टू गिव अप ऑल द क्लेम्स फॉर चौथ, कहाँ पे, निज़ाम के डोमिनियंस में, ठीक है, निज़ाम के एरियाज में वो चौथ अब कलेक्ट नहीं करेंगे, एंड दे वुड नॉट कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियंस ऑफ एनी नेशन एट वॉर विद द इंग्लिश। कोई भी अगर दूसरा नेशन है, कोई भी दूसरी यूरोपियन पावर है जो इंग्लिश के साथ वॉर में है, उसके, उस नेशन के, उस कंट्री के मेन आप अपने अंडर जो है एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दोगे, ठीक है, एंड टू सब्जेक्ट his relations with the other states to the control of English, that is मराठास के जो भी रिलेशंस दूसरे स्टेट्स के साथ हैं वो अब किसके कंट्रोल में आ जाएंगे, उनका कौन कंट्रोल लेगा, इंग्लिश लेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, किसके, द ट्रीटी ऑफ बसीन, किसके बीच में साइन हुई, बाजीराव टू एंड द इंग्लिश, एंड द ईयर इज 1802, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका रिड्यूस्ड टू वेसलेज, वेसल मतलब सबॉर्डिनेट पोजीशन, ठीक है। अब पेशवा ने तो भाई, क्योंकि अभी हमने देखा इस ट्रीटी में कि टेरिटरीज, ठीक है, स्टेशन हो जाएंगी, टेरिटरीज स्टेशन का सीधा सीधा मतलब है सब्सिडरी अलायंस में आ गए आप, एक बार यूरोपियन पावर, इंग्लिश की आपकी सोल्जर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए आपकी टेरिटरी में, आप आगे सब्सिडरी अलायंस के अंडर, ठीक है। तो पेशवा जो है सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आ गया। नेक्स्ट सिंधिया एंड भोसले लेकिन अभी भी ट्राई करें कि किसी तरीके से हम इस मराठा इंडिपेंडेंस को, अपने मराठा एम्पायर को बचा लें, लेकिन जो वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है इंग्लिश की, वो बिल्कुल डिफीट कर देती है किसको, सिंधिया और भोसले की आर्मी को, किसके अंडर, अंडर आर्थर वेजली, रिमेंबर दिस नेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस टाइम पे लीड कर रहे हैं इंग्लिश आर्मी को, किसके अगेंस्ट, सिंधिया एंड भोसले, ठीक है। एंड फिर अलग से इनके साथ अब एक और ट्रीटी इनकी साइन होती है इंग्लिश की, सेपरेट सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। नाउ दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये चीफ्स के साथ पर्टिकुलरली साइन हो रही हैं। तो सबसे पहले तो भोसले डिफीट होते हैं, उनके साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन होती है। सिंधिया का डिफीट होता है, 1803 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरजिया अंजनगांव, ठीक है, सूरजिया अंजनगांव, ठीक है। देन आपका थर्ड होलकर के साथ साइन होती है ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो ये तीनों ही ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज देवगांव, सेकंड इज सूरजिया अंजनगांव, एंड थर्ड इज राजपुर घाट, किस किस के साथ, भोसले, सिंधिया एंड दी होलकर, रिमेंबर दीज चीफ्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो बसीन की ट्रीटी साइन हुई थी बाजीराव टू के साथ, जो इंग्लिश ने साइन की थी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। सबसे पहले तो ये एक ऐसे पेशवा के साथ साइन हुई हु लैक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। पॉलिटिकल अथॉरिटी का मतलब नेम सेक के लिए पेशवा था सिर्फ ये, बट द गेन्स मेड बाय द इंग्लिश वर इमेंस, इंग्लिश को लेकिन इस ट्रीटी से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पहले तो सब्सिडरी अलायंस में आ गया आपका, ठीक है, पेशवा सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आ गया, एंड द प्रोविजन ऑफ कीपिंग इंग्लिश ट्रूप्स परमानेंटली, तो ये आपने देखा सब्सिडरी अलायंस वाली बात, तो ये इनके लिए एक स्ट्रैटेजिकल बेनिफिट था। अब स्ट्रैटेजिकल बेनिफिट ऐसे था कि कंपनी की ऑलरेडी ट्रूप्स, उनकी आर्मीज ऑलरेडी कहाँ स्टेशन हो चुकी थी, मैसूर में हो गई थी, हैदराबाद में थी ही, लखनऊ में। तो अब आप देख रहे हैं कि एक जो पोजीशन पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे इन चारों की, मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ एंड नाउ द पूना, तो चारों तरफ एक तरीके से पेरिफेरीज में, इंडिया के पेरिफेरीज में इनकी आर्मीज स्टेशनड हैं। तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी कहीं भी इनको अगर वॉर लड़ना है, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो आराम से कहीं से भी अपनी ट्रूप्स बुला के हेल्प ले सकते हैं। तो इवनली स्प्रेड हो गए हैं, ठीक है, एंड कुड बी रश्ड टू एनी प्लेस विदाउट मच डिले इन टाइम्स ऑफ
नीड। इसको आप कैसे देखेंगे? तो देखिए मैंने एक रफ मैप बनाया है आपके लिए, ठीक है। तो ये 4 लोकेशंस हैं आपकी जहाँ पे इनकी आर्मीज जो है स्टेशन हो चुकी है। तो देखिए कितना इजी है, चारों डायरेक्शन से कहीं से भी अपनी आर्मी कभी भी बुला के वॉर में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कंपनी वॉज नाउ प्लेस्ड टू एक्सपेंड इट्स एरियाज of influence. Okay. Treaty gave the English key to India and may be exaggerated but appears understandable. कह सकते हैं, ठीक है, एग्जैजरेटेड लगेगा कि इस ट्रीटी के बाद इंग्लिश को इंडिया की की मिल गई, लेकिन ये गलत भी नहीं होगा कहना। ओके, देन कम्स योर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड द पीरियड इज 1817 टू 1819। बैकग्राउंड में क्या है, चार्टर एक्ट साइन हो गया 1813 का, ठीक है। ये एक्ट के अंडर बेसिकली इंग्लिश ईस्ट इंडिया की जो मोनोपोली है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ट्रेड जो उनका चाइना के साथ चल रहा था वो मोनोपोली खत्म हो गई, ठीक है। टी को छोड़ के मोनोपोली कहने का मतलब कि अभी तक सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ था चाइना के साथ ट्रेड करना, लेकिन अब बाकी जो यूरोपियन कंपनीज होंगी, ब्रिटिश की स्पेशली, जो दूसरे मर्चेंट्स होंगे, उनको भी अब राइट मिल गया चाइना के साथ ट्रेड करने का। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, टी को छोड़ दीजिए, दैट इज टी की मोनोपोली अभी भी किसके पास है, अभी भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। दैट टी का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ कौन कर सकता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मोनोपोली उनकी खत्म हो गई, तो एक तरीके से आप कह सकते हो उनका मार्केट बेस कम हो गया, तो अब उनको ऑब्वियसली नया मार्केट ढूंढना है। हेंस द कंपनी नीडेड मोर मार्केट्स। तो इसके लिए अब उन्हें ऑब्वियसली क्या नज़र आएगा भाई, इंडिया ही तो नज़र आएगा। जो रीजन्स नहीं ऑक्यूपाई कर पाए हैं इंडिया में वही नज़र आएंगे उनको, ठीक है। अभी पिंडारीज आ रहे हैं सीन में आपके। पिंडारीज कौन है? पिंडारीज आपके मराठा आर्मीज के मर्सिनरीज हैं। मर्सिनरीज कौन होते हैं? दे आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल कि आप उनको पे करो एंड दे विल फाइट ऑन योर बिहाफ, आपके लिए दे विल फाइट। तो मर्सिनरीज आर दोज काइंड ऑफ पीपल। तो पिंडारीज वो थे किसके? मराठा एम्पायर के अंडर में, ठीक है। और ये डिफरेंट कास्टेज और डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते थे। लेकिन जब मराठा एम्पायर आपका वीक होने लगा तो पिंडारीज को एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी। अब जिसकी वजह से, क्योंकि अब भाई अपना लाइवलीहुड तो चलाना है, दे स्टार्टेड प्लंडरिंग नेबरिंग टेरिटरीज, जिसमें कुछ कंपनीज की भी टेरिटरीज थी, दैट इज आसपास के एरियाज को लूटना शुरू कर दिया। और उन एरियाज में कुछ इंग्लिश कंपनी के एरियाज भी थे। तो इंग्लिश अब क्या करते हैं, मराठास को ब्लेम करते हैं कि आप पिंडारीज को शेल्टर दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, ओके। सो दिस हैपेंस। तो एक तो पहला रीजन हो गया, पिंडारी का सीन हो गया, ठीक ठीक है, जिससे इंग्लिश परेशान है कहीं ना कहीं, मतलब उनको एक एक्सक्यूज मिल जाता है वॉर लड़ने का। दूसरी तरफ जो ट्रीटी ऑफ बसीन आपकी साइन हुई थी, जिसे हम ट्रीटी विद अ साइफर भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म, एग्जाम में आ सकता है, दैट विच ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी विद अ साइफर, साइफर दैट इज पेशवा। तो इस ट्रीटी के बाद जो बाकी के मराठा लीडर्स थे, दे वर फीलिंग वूंडेड, ओके। तो उनको अब बची कुची जो उनकी पावर थी किसी तरीके से उसको सिक्योर करना था। तो उनको लगा दैट ये जो ट्रीटी पेशवा ने साइन कर ली है, दिस इज एन एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आपने तो जो बची कुची इंडिपेंडेंस थी मराठा पावर की वो भी इंग्लिश को दे दी। अच्छा, साइफर का यहाँ पे देखिए बेसिकली मतलब है दैट इज सीक्रेट में कुछ साइन कर लिया, क्योंकि पेशवा ने जाके बाजीराव टू ने कब साइन की थी, व्हेन ही रैन अवे फ्रॉम बसीन, ठीक है। किसकी वजह से? जब जसवंत राव ने अटैक कर दिया था और विनायक राव को नया पेशवा बना दिया था। रिमेंबर दिस स्टोरी, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ ट्रीटी विद अ साइफर। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है। तो आपको दो रीजंस मिल गए, पहले पिंडारीज का रीजन और दूसरा कि मराठा चीफ्स अपनी बची कुची इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहते। नाउ लॉर्ड हैसिंग्स आपके सीन में आ गए हैं। लॉर्ड हैसिंग्स इज द गवर्नर जनरल नाउ एंड ही इस टाइम पर गवर्नर जनरल हैं आपके। ही टेक्स एक्शन अगेंस्ट द पिंडारीज, ठीक है। बट क्योंकि पिंडारीज तो मराठा एम्पायर के मर्सिनरीज थे, तो मराठास को ये लगा कि ये तो आप हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। ये आपका राइट नहीं है पिंडारी से डील करना, पिंडारी से डील करना हमारा राइट है, ठीक है। तो बाजीराव टू अभी उनको थोड़ी सी समझ आ गई है, ठीक है। 1817 में वो फिर से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से सभी हम मराठा चीफ्स को गैदर कर लेते हैं, ठीक है, एंड इंग्लिश के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। एंड ये फाइट कहलाई जाएगी आपकी
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ओके, वॉर में क्या होगा आपका, पेशवा अटैक कर देते हैं पूना पे, ब्रिटिश रेसिडेंसी को पूना पे अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ एक अप्पा साहिब हैं, ये नागपुर के हैं, और ये नागपुर में जो ब्रिटिश की रेसिडेंसी है वहाँ पे अटैक कर देते हैं और होलकर तैयारी करते हैं कि अब हम वॉर करेंगे, प्रॉपर वॉर फाइट करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन सभी मराठा स्टेट्स की अभी भी स्टेबल नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं और इनएफिशिएंट है। कैसे यूनाइट होना है एक साथ, कैसे प्लान बना के स्ट्रैटेजिकली फाइट करना है, वो ऐसा कुछ भी नहीं किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले भोंसले एट द नागपुर एंड सिंधिया एट दी ग्वालियर, ये भी अब यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गए हैं, तो ऑब्वियसली अब इंग्लिश को एक चांस मिल जाएगा स्ट्राइक बैक करने का। मतलब हुआ क्या कि स्टार्ट तो बहुत विगर से किया इन लोगों ने, ठीक है, सभी मराठा चीफ्स ने मिलके बहुत जील के साथ, जोश के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, बट आते आते एंड तक आते आते ये सभी जो है काफ़ी वीक हो गए हैं और इंग्लिश फिर इनको स्ट्राइक बैक करते हैं, फाइट करते हैं, एंड ऑब्वियसली दे सक्सीड इन नॉट अलाउइंग पेशवा टू एक्सर्ट हिज अथॉरिटी ऑन द मराठा कॉन्फेडरेसी, दैट इज मराठास को फाइनली फिर ये डिफीट कर देते हैं। तो रिजल्ट में क्या है, इस वॉर के बाद क्या हुआ, पेशवा वॉज डिफीटेड एट खिरकी। ठीक है, एक तरफ पेशवा डिफीट हो गया, बाजीराव टुआ डिफीट हो गए, भोंसले सीताबुल्दी में डिफीट हो गए, होलकर महीदपुर में डिफीट हो गए। ठीक है, नो नीड टू रिमेंबर दीज प्लेसेस, ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में हो जाता है, बट हाँ आपको याद रखना कि इस वॉर में पेशवा, भोंसले और होलकर आपके डिफीट हो गए। ठीक है, अब फिर से ट्रीटी साइन होंगी। अब इस ट्रीटी जो सबसे पहले आपकी साइन हुई है वो है ट्रीटी ऑफ पूना, किसके साथ, पेशवा के साथ, द ईयर इज 1817। फिर आपकी ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुई है सिंधिया के साथ 1817 में ही, एंड नेक्स्ट ईयर आपकी ट्रीटी ऑफ मंडसौर साइन हुई है होलकर के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट तीनों ट्रीटी ऑफ पूना, ग्वालियर एंड मंडसौर। ठीक है, याद रखना है किसके साथ कौन सी ट्रीटी साइन हुई है। एंड 1818 में फिर फाइनली, दिस इज द इम्पॉर्टेंट ईयर, जब पेशवा फाइनली सरेंडर कर देते हैं और मराठा कॉन्फेडरेसी खत्म, डिसॉल्व। अब मराठा कॉन्फेडरेसी जैसा कुछ है ही नहीं, कोई अलायंस नहीं, कोई ग्रुप नहीं। ठीक है, और पेशवाशिप भी एबॉलिश कर दी जाती है, ये डेजिग्नेशन भी खत्म, अब पेशवा जैसा कुछ बचा ही नहीं, और पेशवा बाजीराव ब्रिटिश के रिटेनर बन जाते हैं, दैट इज उनकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। और एक प्रताप सिंह हैं, ही इज द लीनियर डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी दैट इज जो किंग थे आपके, जो एक्चुअल में किंग थे। अभी हम तो सिर्फ पेशवा देख रहे थे ना, तो शिवाजी के ही ये डिसेंडेंट हैं, उन्हीं की फैमिली के हैं। इनको रूलर बना दिया जाता है, एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी दैट इज सतारा का रूलर बना दिया जाता है, जो पेशवा के ही डोमिनियंस में से फॉर्म किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये था आपका ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट कि 1818 इज द ईयर जब मराठा एम्पायर आपका खत्म, मराठा कॉन्फेडरेसी आपकी खत्म। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी मराठा वॉर्स। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम। सो योर क्वेश्चन वॉज, डिस्कस इन डिटेल द 3 एंग्लो मराठा वॉर्स विच लेड टू द फॉल ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, तो बैकग्राउंड में तो आप थोड़ा सा बताएंगे दैट बाजीराव वन इज द पेशवा एट दिस टाइम फॉर्म होती है। ठीक है, देन यू हैव योर माधवराव वन तक हम आ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत कैसे ये लोग वीक पड़ जाते हैं, और इस वीकनेस के बाद एंट्री होती है आपकी इंग्लिश की इनटू द मराठा पॉलिटिक्स। ठीक है, एंड देन द डिवाइडेड हाउस जिसका एडवांटेज इंग्लिश लेना चाहते हैं। फिर होगा आपका सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी आप 12 भाई की बताएंगे, एंड द ट्रीटी ऑफ द सूरत एंड द ट्रीटी ऑफ द पुरंदर। ठीक है, मेंशन देम एंड किस किस के बीच में ये साइन हुई थी, एंड देन रीजन ऑफ द वॉर, द कोर्स ऑफ द वॉर, दैट इज महाजी सिंधिया के अंडर कैसे मराठाज इंग्लिश को डिफीट करते हैं यूजिंग द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, एंड ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होती है विच इज नॉट लाइक्ड बाई द वॉरेन हासिंग्स। ठीक है, एंड वो फिर से अटैक करते हैं एंड काफ़ी सारे मराठास के एरिया अपने अंडर में ले लेते हैं, दैट इज अहमदाबाद, बसीन, ग्वालियर एंड सीपरी। एंड देन अगेन आपकी ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है 1782 में, एंड सालसेट का पोजीशन उनके अंडर में रहता है, लेकिन बसीन किसके हाथ में चला जाता है, वापस से मराठास के हाथ में चला जाता है। ठीक है, एंड 20 ईयर्स के लिए पीस का एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में।
देन कम्स योर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, बाजीराव टू आपके न्यू पेशवा बन गए हैं, ठीक है। इनकी ट्रीटी साइन होती है बसीन इंग्लिश के साथ, यू हैव टू मेंशन दैट। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म्स ऑफ ट्रीटी में परमानेंटली स्टेशनड आर्मीज की भी बात होती है इन द टेरिटरीज ऑफ द मराठा, प्लस चौथ का क्लेम गिव अप करना पड़ता है मराठास को, ओके। एंड देन इसके बाद भी लेकिन कुछ मराठा चीफ्स ट्राई करते हैं डिफीट करने का इंग्लिश को। कौन कौन है वो, आपके भोसले हैं, सिंधिया हैं, होलकर हैं, बट आर्थर वेस्ली इनको डिफीट कर देते हैं एंड आपकी रिस्पेक्टिव ट्रीटीज साइन होती है, मेंशन दैट। एंड सिग्निफिकेंस आपको बताना है ट्रीटी ऑफ बसीन का कि कैसे मेजर लोकेशंस पे इंग्लिश के ट्रूप्स आपके स्टेशन हो चुके हैं, ठीक है। देन कम्स योर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड चार्टर एक्ट का मेंशन करना है दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हो जाती है, जिसके लिए उनको ज़्यादा मार्केट्स चाहिए, ठीक है। एंड ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद जो चीफ्स है मराठा चीफ्स, दे आर फीलिंग वूंडेड एंड वो फिर से एक बार ट्राई करते हैं इंग्लिश को डिफीट करने का इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, बट दे लूज, द भोसले लूज एंड द सिंधिया लूज। एंड फिर से आपकी ट्रीटीज साइन होती हैं, पूना, ग्वालियर एंड मंडसौर की ट्रीटीज। एंड फाइनली 1818 में आपका फॉल हो जाता है मराठा एम्पायर का एंड प्रताप सिंह इज द रूलर ऑफ द सतारा, जो फॉर्म होता है फ्रॉम द पेशवास डोमिनियंस। Now we will have a look that what were the reasons that made Maratha lose. Okay, have a look at the question. State several reasons for the defeat of the Marathas by the British in Anglo-Maratha wars. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला रीजन है आपका inept leadership. Now मराठा जो है आपके डेस्पोटिक हैं कैरेक्टर में, कहने का मतलब their rule is by force, ठीक है, मतलब their people may not be accepting them willingly but maybe by force, ठीक है। तो पावरफुली किसी को अपने अंडर में लाना, अपने सबॉर्डिनेट करना। तो मराठा आपके लीडर्स आपने देखा, बाजीराव टू, दौलत राव, सिंधिया एंड जसवंत राव होलकर, दे वर दी वर्थलेस एंड दी सेल्फिश लीडर्स। एंड वेयर इज इंग्लिश ऑफिशियल से अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे एल्फिनस्टोन, मैलकॉम एंड आर्थर वेल्सली, थे वो वेरी एबल लीडर्स जिनके सामने आप इन मराठा चीफ्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो पर्सनालिटी और कैरेक्टर में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है मराठास में और इंग्लिश में, ठीक है। देन है आपका डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट, दैट इज कोहेशन की लैकिंग है, दैट इज मराठा एम्पायर पहले तो ऑब्वियसली आपने देखा कॉन्फेडरेसीज में डिवाइडेड है, ठीक है, ग्रुपिंग्स हैं, एक प्रॉपर एम्पायर नहीं है, एक सुप्रीम पावर कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और जो सुप्रीम पावर है भी अगर पेशवा की, तो वो नेम सेक के लिए कहीं ना कहीं हमको नजर आती है। तो एक आर्टिफिशियल और एक एक्सीडेंटल कोहेशन है जो भी है बिटवीन द पीपल एंड द मराठा एम्पायर एंड बिटवीन द मराठा कॉन्फेडरेसी एंड द पेशवा, ठीक है। तो देयर वाज नो एफर्ट फॉर अ वेल थॉट आउट ऑर्गेनाइज्ड कम्युनल इम्प्रूवमेंट, spread of education or the unification of the people. They didn't consider much about the welfare of the common citizens. And the rise of the Maratha state was based on the religio-national movement. Religion को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लूज पॉलिटिकल सेटअप. Now again we saw it was a group of or the alliance of the confederation under the leadership of Chhatrapati and later the Shiv पेशवा. छत्रपति दैट इज और शिवाजी जो किंग हैं आपके, एंड देन आपके शाहू किंग थे. तो सबसे ऊपर ठीक है आपका किंग है, सुप्रीम आपका किंग था, उसके बाद लेटर पेशवा के हाथ में सारी पावर आ गई थी, लेकिन फिर भी डिवाइडेड थे, ठीक है. आपके अलग अलग एरियाज में अलग अलग चीफ्स रूल कर रहे हैं. आपने देखा पावरफुल चीफ्स थे आपके, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले. तो इन्होंने खुद के सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए थे, ठीक है. एंड देन हॉस्टिलिटी इनके बीच में रहती थी. ये जितने भी आपके कॉन्फेडरेसीज थे, जितने भी चीफ्स थे, दे यूज्ड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स आल्सो, एंड ये कोऑपरेटिव स्पिरिट की कमी थी, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ रीजन इज और इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम. तो ऑब्वियसली इंग्लिश की हम वॉर वेपन्स की, उनकी एमिनेशन की सुपीरियोरिटी की बात कब से करते आ रहे हैं. तो मराठाज वर इंफीरियर टू द इंग्लिश इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर्सेज, इन वॉर वेपन्स एंड इन डिसिप्लिन एक्शन एंड इफेक्टिव लीडरशिप. बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कमियां हैं. फोर्स ऑर्गेनाइज नहीं है, दैट इज सोल्जर्स और आर्मी ऑर्गेनाइज नहीं है, वेपन्स बेटर नहीं है, डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं है, और लीडरशिप तो है ही नहीं, ठीक है. देन ट्रैकरी इन द रैंक्स, दैट इज
जो भी ऑफिशियल लीडर्स हैं, स्पेशली मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके बीच में ट्रैकरी हो रही है. दे आर कंस्पायरिंग अमंग ईच अदर एंड अगेंस्ट दी लीडर्स ओनली. अपने खुद लीडर्स के अगेंस्ट वो कंस्पायर कर रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं इसने वीक कर दिया मराठा फोर्सेस को. देन एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ वॉरफेयर बाय द मराठाज वॉज इनएडिक्वेट. भले ही उन्होंने कोशिश की कि कुछ टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंग्लिश के सामने दैट वॉज नॉट एडिक्वेट. ठीक है. एंड देन दो द पूना गवर्नमेंट सेटअप एन आर्टिलरी डिपार्टमेंट. एक आर्टिलरी डिपार्टमेंट भी पूना इसके लिए सेटअप करता है प्रॉपर, लेकिन इफेक्टिव फंक्शनिंग उसका भी नहीं देखने को मिला. ठीक है. तो इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम में हमने ये देखा. देन है आपका अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी. देयर वर नो इंडस्ट्रीज ऑफ फॉरेन ट्रेड ओपनिंग्स. तो एक तरीके से इकोनॉमिक टर्म्स में जो एक ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है. ओके. वेयर एज आपको पता ही है कि इंग्लिश कितना अच्छा ट्रेड कर रहे थे एंड दे वर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स. ओके. देन है आपका सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पिनाज. इंग्लिश के पास डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत ही अच्छे थे टू विन एलाइज एंड आइसोलेट द एनिमी. एंड देन द डिसयूनिटी अमंग द मराठा चीफ्स सिंप्लीफाई द टास्क. मतलब यही एक चीज़ तो थी जिसका उन्होंने एडवांटेज लिया, जो डिवाइडेड हाउस था. ठीक है. एंड अनलाइक दी मराठास, इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एनिमी. मराठास को पहले तो पता ही नहीं होता था एनिमी के बारे में बहुत ज़्यादा, जबकि इंग्लिश जो है एक बहुत ही अच्छा स्पाई सिस्टम मेंटेन करते थे टू गैदर द नॉलेज ऑफ द पोटेंशियलिटीज. दैट इज कब एनिमी कहाँ से अटैक करने वाली है, क्या प्लान्स है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं. इंग्लिश के पास इसकी कई बार काफ़ी हद तक नॉलेज होती थी बिकॉज ऑफ दी स्पाई सिस्टम. इन्होंने काफ़ी बेटर स्पाइज अपने सिस्टम में एम्प्लॉय किए हुए थे, अपनी आर्मीज में एम्प्लॉय किए हुए थे. एस्पिनाज का मतलब यही होता है, इफ यू डोंट नो, दैट इज स्पाई. ओके. देन प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक. सो you know that English were already they had already tasted the industrial revolution, the fruits of industrial revolution. So they were devoting the energies to the scientific inventions, ocean voyages, फार ऑफ लैंड्स तक जा रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं न्यू लैंड्स को, कॉलोनीज एक्वायर कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, कंट्रीज में. जबकि इंडियंस ऑन दी अदर हैंड वर स्टिल स्टीप्ड इन मेडिवलिज्म मार्क्ड बाय ओल्ड डॉगमाज एंड नोशंस. यहाँ अभी भी हम अपने पुराने ट्रेडिशंस को लेके बैठे हैं. इंडियंस अभी भी रिलीजन्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और डिविजन ऑलरेडी है सोसाइटी में, कास्ट को लेके, यू नो इट राइट. तो उसकी वजह से सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. ओके. एंड ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की मेंटेन करने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था. आपको पता ही है वर्णा सिस्टम तो आपको पहले से ही पता है, तो डिवीजन था सोसाइटी में, तो उसी हायरार्की को मेंटेन करने की बात की जाती थी. एंड द डोमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लास मेड द यूनियन ऑफ एन एम्पायर डिफिकल्ट. दैट इज हमारा एम्पायर, आर इंडिया कुड नॉट गेट यूनाइटेड, ओके, like the English forces. And in the end it can be concluded that the English attacked a divided house which started crumbling after a few pushes. तो English ने एक already जो already बिखर चुका था उसी पे अटैक किया and थोड़ा सा पुश देने के बाद ही सब बिखरना शुरू हो गया. So this was about the reasons of the losing of the Maratha empire or the Maratha leadership. Important reasons है: inept leadership, defective nature of the Maratha state, loose political setup, inferior military system, unstable economic policy, superior English diplomacy and espionage, progressive English outlook. Okay, ठीक है. So yeah, that's it for today. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में we will be having a look at the conquest of Sindh. Okay, but before that, please like, share and subscribe to my channel. Okay, meet you in the next lecture. That's it for today. Thank you.